जय हिंद छात्रों। YouTube चैनल जी की आर्ट पर एक बार फिर से मैं अनु श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं आप सबके लिए संविधान स्पेशल कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन आपकी बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को लेकर आज का वीडियो बना रहा हूं जिन बच्चों का अभी हाल ही में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 14 मार्च और 21 मार्च को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निर्धारित हुआ है, उन सब बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो है जिससे उनको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और इससे अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि आज का ये मेरा वीडियो बिहार पुलिस को टारगेट करके ही बनाया गया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करें और देखते हैं कि संविधान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में लोकसभा, याद रखेंगे लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। तो भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने निर्धारित की गई है? देखिए पूछा है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर पूछा गया है कि कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा जिसको हम कहते हैं लोअर हाउस, लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस। लोअर हाउस में इस समय जो संख्या है वर्तमान में वो 545 है, 545 है। जबकि मैं बात करूं अपर हाउस की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, यहां पर राज्यसभा की कुल 245 सीटें हैं। ये वर्तमान की स्थिति है। लेकिन पूछा गया है कि मैक्सिमम सीट कितना लोकसभा में हो सकता है और कितना राज्यसभा में हो सकता है। तो याद रखेंगे लोकसभा में मैक्सिमम सीट हो सकता है 500 और राज्यसभा में मैक्सिमम सीट हो सकता है 250। ये मैक्सिमम की बातें हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है छात्रों कि 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 84वां संविधान संशोधन जो 2000 ईस्वी में हुआ था, उसमें ये बातें तय की गई थी कि 2026 तक सीटों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। और आप ये ध्यान रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की जो भी संख्या वर्तमान में है वो भारत के 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया है। यानी 1971 में जो भारत की जनगणना हुआ था उस आधार पर ही भारत में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में 545 लोकसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के सांसदों की संख्या 245 है। लेकिन मैक्सिमम जब पूछेगा तो मैक्सिमम इसको किया जा सकता है 500 और 250, लेकिन ये सीटें 2026 के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। अब आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर देखें। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? यानी भारतीय संविधान में इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, मतलब उसको हम संवैधानिक अधिकार नहीं मानेंगे। जो भी हमारे मौलिक अधिकार है जिनकी संख्या आपको 6 हैं, उन मौलिक अधिकारों में से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो शामिल नहीं है? पहला दिया है राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। राजनीतिक और सामाजिक अधिकार ये मिला हुआ है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है शैक्षिक अधिकार, जी हाँ, हमें पढ़ने लिखने का भी अधिकार दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्थिक अधिकार यानी रुपए पैसे को लेकर हमको अधिकार दिया गया है, जी नहीं, बल्कि आपको ये पता है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकारों को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि आज आर्थिक अधिकार यानी रुपए पैसे का जो हमारा अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, जबकि धार्मिक अधिकार अभी भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? जो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो हम क्या बताएंगे? आर्थिक अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहली बात,
प्रस्तावना को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नों को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रस्तावना से कैसे कैसे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। पहली बात याद रखिएगा कि प्रस्तावना को संविधान की हम आत्मा भी कहते हैं, संविधान की इसको हम कुंजी भी कहते हैं, कुंजी यानी चाबी भी कहते हैं। अगर ये पूछेगा कि आदर्शों की झलक, संविधान के आदर्शों की झलक किस में दिखाई देती हैं, तो आदर्शों की झलक भी आपको किस में दिखाई देता है, प्रस्तावना में। या कहें संविधान का निचोड़ किसे कहते हैं, निचोड़, इसके बारे में ये पूछा जाए कि निचोड़ किसे कहते हैं, तब भी आपको प्रस्तावना ही होगा। या पूछें संविधान का सारांश किसे कहते हैं, तो सारांश भी आपका होगा कौन सा, प्रस्तावना ही होगा। तो संविधान की आत्मा कहें, संविधान की कुंजी कहें, आदर्शों की झलक कहें, निचोड़ कहें, सारांश कहें, या इसी का एक और नाम दे सकते हैं उद्देशिका। उद्देशिका, इसको हम एक और नाम देते हैं उद्देशिका, ये भी आपको प्रस्तावना ही कहलाता है। अब सबसे पहला प्रश्न जो कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ये याद रखेंगे आप कि प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछें कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है, जबकि प्रस्तावना टोटली कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। अब प्रस्तावना की शुरुआत की अगर बातों को हम देखें तो उसमें यह लिखा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है, और जो एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था वो संशोधन 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन कब किया गया है, 1976 में। और जब 1976 में संशोधन किया गया तो वो कौन सा संशोधन था, 42वां, जिसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जोड़ा गया था राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो सिर्फ एक बार ही प्रस्तावना में अभी तक संशोधन किया गया है। अब इसमें यही पूछा गया है कि प्रस्तावना में इनमें से किस बात का उल्लेख नहीं है, तो ये वही बता पाएंगे जिनको प्रस्तावना याद होगा। देखिए, प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है, जी हाँ न्याय की बात कही गई है, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पूछा है कि जिसकी बात नहीं की गई है वो आपका आंसर बनेगा, तो इसकी बात हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। भ्रातृत्व भाईचारे की बात, जी हाँ प्रस्तावना में इसकी बातें भी हुई हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब ये हो गया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही वोट डाल पाएंगे, इसकी चर्चा हमारी प्रस्तावना में कहीं नहीं की गई है। तो अगर इसकी चर्चा नहीं हुआ है तो यही आपका अब आंसर बनेगा, क्योंकि स्थिति की समानता, अवसर की समानता, ये बातें की गई है, तो ये भी हमारे प्रस्तावना का एक अंग है, उसका एक भाषा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, वयस्क मताधिकार, जिसका मतलब होता है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही वोट डाल पाएंगे, इसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि प्रस्तावना को शुरू में संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन बाद में केरल राज्यवाद केस में इसको, प्रस्तावना को संविधान का एक भाग मान लिया गया था। अब आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था कहां से लिया है। देखिए, संघीय की बात किया, संघीय व्यवस्था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, जिसमें एक सरकार होती है केंद्र सरकार और एक सरकार होती है राज्य सरकार। 2 तरह की सरकारें हमारे देश में स्थापित हैं, एक केंद्र सरकार और एक
राज्य सरकार। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकारें, यहां पर दो सरकारें हैं, दोनों का कार्य भी अलग अलग है, दोनों अपने अपने मामले में स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर किसी विशेष चीज पर निर्णय लेने की बात आ जाए, जो मामला राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ हो, या अगर हम ये कहें कि किसी मामले पर अंतिम डिसीजन लेना हो, तो वहां पर ज्यादा पावर किसके हाथों में दे दिया गया है? ज्यादा पावर केंद्र के हाथों में दिया गया है। इसी सिस्टम को हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। यानी दो तरह की सरकारों के बावजूद भी अंतिम पावर अगर देखा जाए, डिसीजन करने की क्षमता जब दोनों सरकारों के बीच आ जाएगी, तो दोनों अपना अलग अलग करेंगे, लेकिन जब राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा, तो वहां पर अंतिम फैसला किसके हाथों में होगा? केंद्र सरकार के हाथों में होगा। इस सिस्टम को कहां से लाया गया है? कनाडा के संविधान से। ये कनाडा के संविधान से हम लाए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भारत में राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है, राज्यपाल, हर राज्य के राज्यपाल बनाए जाते हैं, तो राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति होती हैं, उस नियुक्ति वाले प्रोसेस को भी हम किस देश के संविधान से उठाकर लाए हैं? तो ये भी लाए हैं कनाडा के संविधान से। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार विद्यार्थियों को ये चकित कर दिया है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। 1946 में जो संविधान सभा स्थापित हुई थी, संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, उस संविधान सभा के चुनाव के बाद संविधान सभा के टोटल 389 सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिसमें 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत 292 सदस्य थे, वो कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे। जबकि जो 93 सदस्य थे, 93, ये जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासत से थे। देसी रियासत से थे। और अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है? जो 4 सदस्य थे वो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे। ये मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से टोटल कितने सदस्य चुनकर आए थे? 4 सदस्य। यानी सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 389। अब देखिए, संविधान बनाने वाले कुल 389 मेंबर चुने गए थे। प्रत्येक सदस्य संविधान सभा का 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। संविधान सभा के सदस्यों का गठन नवंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण कार्य किया गया है। जो 389 सदस्य चुने गए थे, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, जो कि राज्यों के एमएलए के द्वारा चुने गए थे। इनका चुनाव राज्यों के एमएलए द्वारा हुआ था, क्योंकि जिस चुनाव में जनता भाग लेती है उसको हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जिसमें जनता सीधे भाग ना ले उसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों को चुनने में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं थी, यहाँ पर अप्रत्यक्ष भाग लिया गया था। एमएलए चूंकि भाग लिए थे, इसलिए हम इस चुनाव को अप्रत्यक्ष कहेंगे। और 389 सदस्यों में से महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मेरा उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलवाना, न कि मेरा उद्देश्य है देश में शासन करना। तो मैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति करा चुका हूं, यानी भारत को स्वतंत्रता दिला चुका हूं। अब मुझे शासन करने में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मुझे संविधान सभा का सदस्य बनने में भी कोई रुचि नहीं है। तो वो इसके मेंबर नहीं थे। इन 389 सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। ये आपका आंसर बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है कि BR अम्बेडकर जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य के लिए उनका चुनाव महाराष्ट्र से नहीं हुआ था, उनका चुनाव पश्चिम बंगाल से किया गया था। यानी BR अम्बेडकर कहाँ से चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, चर्चा में बिहार पुलिस के बैच में भी कर चुका हूँ। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो, तो उनका काम कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम CJI कहते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया कहते हैं। सीजेआई भारत का मुख्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहता है। इसीलिए जो भी नए राष्ट्रपति बनने वाले होते हैं वो वर्तमान राष्ट्रपति के पद समाप्त होने से पहले ही चुन लिए जाते हैं, और जैसे ही पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होता है नए वाले को शपथ दिला दिया जाता है। तो ये तो हमें पता है, तो हम उनका चुनाव पहले करा देंगे। लेकिन अगर किसी राष्ट्रपति की असामयिक मृत्यु हो जाए, अचानक उसकी मौत हो जाए, या अचानक वह त्यागपत्र दे दे, तो इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। उस परिस्थिति में भारत का संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो उनके दायित्व को संभालने के लिए तुरंत उपराष्ट्रपति को हम राष्ट्रपति के पद पर भेज देंगे, यानी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये बातें लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, लेकिन ये निर्वहन उनको मात्र 6 महीने तक ही करना है, क्योंकि 6 महीने के अंदर पद रिक्त होने के 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हर हालत में हो जाना चाहिए। और ये लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर खाली रहता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 1 महीना 2 महीना के लिए खाली रहे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का पद 1 घंटे के लिए भी खाली नहीं होना चाहिए। इसीलिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर भेज दिया जाता है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद अचानक ही खाली हो जाए और पहले से कोई उपराष्ट्रपति नहीं हो, यानी उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, उस परिस्थिति में ये जिम्मेवारी दी जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और ऐसा एक बार स्थिति भारत में आया था जब राष्ट्रपति का 5वां चुनाव हो रहा था। उस वक्त जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पर उनका कार्यभार संभाल रहे थे भारत के उपराष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति बन के। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होने पर आया तो उन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर तब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। परिणाम ये हुआ कि उपराष्ट्रपति का पद तो ऑलरेडी पहले से खाली था, अब राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के उस समय मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान को पहली बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था, और भारतीय राष्ट्रपति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक व्यक्ति यानी सीजेआई भारत का पहली बार राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुआ, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो उस परिस्थिति में पद को कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ये तय है कि कोई भी बने, चाहे उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बना हो या सीजेआई से राष्ट्रपति बना हो, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन 6 माह ही कर पाएंगे, क्योंकि 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हर हालत में हो जाना जरूरी है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? परमादेश याद रखेंगे, आर्टिकल 32 के तहत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है। वो इस बात को लेकर कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो इसको लेकर वह अपील सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है और हाई कोर्ट में भी कर सकता है। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, और अगर हाई कोर्ट में करना होगा तो 226 के तहत उनको करना पड़ेगा। 226 के तहत याद रखेंगे, 226 के तहत ये व्यवस्थाएं भारत में बनाई गई हैं। हाई कोर्ट में 226, सुप्रीम कोर्ट में 32। इसका मतलब है आप जो अपना मौलिक अधिकारों को लेकर अपील करेंगे वो किसके पास कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास। तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। उन्हीं 5 प्रकार के रिटों में से एक कौन है? परमादेश, यानी आदेशों के ऊपर आदेश
और ये तब जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब ये कहता है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का पालन सही से करना है, और यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं करते हैं तो आपको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए, चलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला सही है। प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल भंग करने के लिए इससे कोई वास्ता नहीं, कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए इसका कोई वास्ता नहीं, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए कोई मतलब नहीं। किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए, अगर आप किसी विभाग में हैं, काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो नियम जनता के लिए हैं उस मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी होकर भी, तो उस परिस्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए तो उस मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जिसमें एक है परमादेश, जो सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है। याद रखेंगे, रिट जारी करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट को है, ये अधिकार जिला कोर्ट को नहीं दिया गया है। जिला कोर्ट जिनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? फोर्थ स्टेट मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सरकार के 3 अंग होते हैं और 3 अंगों को आप जानते हैं कि एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। लेकिन लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं? मीडिया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मीडिया कहा जाता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में मीडिया की चर्चा की गई है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। तो यही आपका सही आंसर होगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चलिए देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? देखिए, पहले मैं इस प्रश्न को समझा देता हूं आपको, उसके बाद इसके आंसर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। लोअर हाउस की बैठक जब होगी तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अपर हाउस यानी राज्यसभा की जब बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता करता है राज्यसभा का सभापति, और सभापति का मतलब यहां पर हो गया भारत का उपराष्ट्रपति। दोनों सदनों की बैठक अलग अलग होती है, लेकिन अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है, दोनों सदन कौन कौन से? लोअर हाउस और अपर हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। याद रखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो इसकी चर्चा की गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में। 108 में इसकी चर्चा है। तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक बुलाकर तब प्रस्ताव को पारित किया जाता है। जब संयुक्त बैठक होती है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्योंकि जब अलग अलग बैठक हो रही है तो लोकसभा का अध्यक्ष कर रहा है लोकसभा में राज्यसभा का सभापति कर रहा है। लेकिन जब दोनों की बैठक एक साथ कराएंगे तो वहां प्रश्न बनेगा कि बैठक संयुक्त होने पर अब लोकसभा का अध्यक्षता करें कि राज्यसभा का सभापति करें, तो उस समय पावर किसको दिया गया है? अध्यक्ष को। यानी ये आपको याद रखना है कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब मान लीजिए कि संयुक्त बैठक के दौरान जो वोट डाला गया उसमें यही नियम है कि लोकसभा के अध्यक्ष को वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। उनको यह अधिकार तब मिलेगा जब वोट बराबर हो जाए। उस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष वोट डालकर उस प्रस्ताव को पारित करवा सकता है। तो इनको निर्णायक मत देने का अधिकार है, और ये निर्णायक मत देने का अधिकार तब है जब दोनों ही पार्टियों के द्वारा, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो प्रस्ताव को पारित करना चाहता है और जो प्रस्ताव को पारित नहीं करना चाहता है, दोनों के वोट बराबर हो जाए, तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष वहां पर निर्णायक मत देता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये वाला लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। इस समय वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है?
ओम बिड़ला हैं, जो कि अभी कोटा के सांसद हैं, जिनका संबंध राजस्थान से है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति होती है? याद रखेंगे, संसद की जो बैठक होती है भारत में, उसके बारे में संविधान में लिखा गया है कि साल में संसद की बैठक कम से कम 2 बार होनी चाहिए। और अगर 2 बार साल में बैठक होगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संसद की बैठकों में 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि साल में अगर 2 बैठक हो रही हैं तो हम ये कहेंगे कि 6-6 महीनों को लेकर चलेंगे। तो इस तरह से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि संसद की बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम बातें लिखी गई, यानी इतना तो बैठक होना ही चाहिए, कम से कम 2 तो बैठक होनी चाहिए, यानी 6-6 महीने पर एक बैठक करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में बैठकें 3 होती हैं, ग्रीष्मकालीन बैठक, शीतकालीन बैठक और मानसूनकालीन बैठक। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया उसको क्या समझेंगे कि कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, एज की बातें आ गई। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? निर्धारित न्यूनतम आयु की बात करें तो लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अपर हाउस, अगर हम बात करें अपर हाउस राज्यसभा की, तो राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो एज रखा गया है वो रखा गया है 30 वर्ष। और स्थानीय स्वशासन की बात करें, जहाँ पर मुखिया या बीडीसी, सरपंच या पंचों की जहाँ तक बात आती है, तो इनके लिए एज निर्धारित किया गया है 21 वर्ष। ये सब क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। स्थानीय स्वशासन के किसी पद को हासिल करने के लिए 21 वर्ष। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यानी सबसे अधिक एमपी की जो सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो सबसे ज़्यादा है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो है वो आपको टोटल 80 सीट है। लेकिन अगर यूपी को छोड़ दे तो यूपी के बाद सबसे अधिक लोकसभा का सीट किन 2 राज्यों में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल आपको 48 सीट है लोकसभा का, महाराष्ट्र में 48 सीट। और पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। बिहार में 40 सीटें हैं। बिहार में 40 सीट हैं। तो आइए इसी पर हम देखते हैं। दिया है ऑप्शन में बिहार और मध्य प्रदेश। जी नहीं, मध्य प्रदेश तो बहुत ही कम हो गया, ये तो होगा ही नहीं। बिहार और महाराष्ट्र, बिहार और महाराष्ट्र, जी हाँ, ये ऑप्शन में जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में 48 हैं और बिहार में 40 हैं। हालांकि बिहार से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। तो अगर महाराष्ट्र के साथ पश्चिम बंगाल कहीं रहता तो उसके हिसाब से हम आंसर बनाते, लेकिन पश्चिम बंगाल इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के बाद सीधे अब कौन सा होगा? बिहार है। इसलिए आपका सही आंसर क्या बनेगा? बिहार और महाराष्ट्र। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं, जिसको पूरा नाम हम देते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 में किया गया है। ठीक है, तो 148 से लेकर 151 तक में जो कैग का वर्णन किया गया है, उनके बारे में पूछा गया है कि इनकी नियुक्ति कितनी अवधि के लिए होती है, यानी कितने दिनों तक अपने पोस्ट पर रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये अपने पोस्ट पर रहते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। यानी इनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाए, 6 वर्ष इन्होंने काम कर लिया, या इनका 65 साल का एज हो गया। जो पहले पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से इनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। जैसे सिंपल तरीके समझिए, अगर मान लेते हैं कि कोई कैग 50 साल के एज में बनता है, तो निश्चित है कि वो 6 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा, यानी 56 साल तक वो अपनी सेवाओं को देकर हट जाएगा, क्योंकि उनका 6 वर्ष का सेवा समाप्त हो गया। लेकिन अगर कोई 62 साल के एज में कैग बनता है, 62 साल के एज में कैग बनता है, तो क्या वो अपनी सेवाओं को 6 साल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि पहले उनका एज जो 65 है वही पूरा हो जाएगा। तो एज पहले 65 अगर पूरा हो गया तब भी रिटायर, क्योंकि अब उनको मात्र कार्य करने का मौका मिला कितने साल? 3 साल।
ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उनका पहले एज 65 साल पूरा होने के चलते उनको रिटायर लेना पड़ेगा, क्योंकि यही लिखा गया है कि या तो कार्य करके आप 6 वर्ष रिटायर होइए, या फिर अपना एज अगर आपका पूरा हो जाए 65 साल तब आप रिटायर होइए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को आगे हम आपके लिए बना कर लाएंगे, और आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए और बच्चों के बीच शेयर करते रहिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।